हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर जहां केंद्र की मोदी सरकार बंगाल चुनाव के रिजल्ट का कर रही थी इंतजार, कर रही थी तैयारी, उधर पाकिस्तान में चल रहा था बड़ा खेला दोस्तों। आतंकियों के हाथ में जश्न की कमान, ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर पाकिस्तान का ढोंगी खेल, लश्कर के आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना एक ही पोस्टर पर, वहीं इन्होंने मिलकर जश्न मनाने का कर दिया है ऐलान। वहीं भारत के सेना का माना है लोहा। दोस्तों बताएंगे कैसे पाकिस्तान का हुआ है बड़ा खुलासा कि आतंकवादी और सेना ये सारे एक ही गुट है, यानी पाकिस्तान की सेना भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। बताएंगे बड़ी जानकारी। वहीं दोस्तों उधर बांग्लादेश में चीनी कंपनियों ने भी एंट्री मार ली, भारत के लिए बड़े ही खतरे की खबर। चीनी कंपनियों को तेल कुओं की ड्रिलिंग का ठेका दे दिया गया। वहीं आपको बताएंगे कोलकाता में भगवा झंडा फहराते ही ढाका में मच गया हलचल, बांग्लादेश के माथे पर क्यों आया पसीना। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर बांग्लादेश की मीडिया क्या कह रही है दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। सिर्फ बांग्लादेश की मीडिया ही नहीं, बताएंगे दुनिया भर की मीडिया में क्या क्या खबरें छपी है बंगाल जीतने को लेकर, बीजेपी को लेकर, मोदी जी को लेकर दोस्तों। वहीं जहां हर कोई बंगाल चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यूएई पर कर दिया बहुत बड़ा ड्रोन अटैक दोस्तों। फुजैरा के तेल डिपो में लगी आग, 3 भारतीय नागरिक भी हो गए घायल, तो भारत हुआ आग बबूला। तो वहीं बात कर लेंगे बीजेपी का बंगाल में आने के बाद अब क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में धड़ाधड़ लागू हो जाएंगी केंद्र की ये 7 सबसे बड़ी योजनाएं, जो कि बंगाल की जनता के लिए अमृत साबित होने वाली है। वहीं ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट हारने के बाद भी राहुल गांधी ने अचानक ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को लगा दिया फोन। तो वहीं बात करेंगे बंगाल में बीजेपी जीत तो गई, अब कौन बनेगा बीजेपी का नया मुख्यमंत्री। बंगाल का नया मुख्यमंत्री बीजेपी से रेस में किन किन कैंडिडेट्स के हैं नाम, आज आप हर खबरों से चौंकने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की बढ़ती ताकत, बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि बंगाल में जो बदलाव हुआ है वो होना बहुत जरूरी था और भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की मौत निश्चित है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब 1 साल बाद पाकिस्तान में एक बड़ा और चौंकाने वाला खेल हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 मई को जीत का जश्न मनाने का ऐलान किया है, लेकिन इस जश्न की कमान किसके हाथों में दी गई है तो आपको बता दें, इस जीत का जश्न लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के हाथ में दी गई है दोस्तों। और इस पूरे मामले में एक पोस्टर सामने आया है जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की सांठगांठ को सीधे बेनकाब कर देता है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उस वक्त भी पाकिस्तानी सेना और सरकार ने अपनी जनता को ये नहीं बताया कि वो बुरे तरीके से पिटे, उल्टा जीत का जश्न मनाया गया और झूठी कहानियां फैलाई गई। और अब 1 साल बाद फिर वही खेल हो रहा है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने 10 मई को पाकिस्तान भर में जीत का जश्न मनाने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकियों के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के रिश्तों को साफ साफ दिखाता है, बताता है कि कैसे इनके बीच में सांठगांठ है। पोस्टर के एक तरफ पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीरें और उसी पोस्टर के दूसरी तरफ लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज अब्दुल रऊफ की तस्वीरें हैं। यानी एक ही पोस्टर पर पाकिस्तानी सेना के अफसर और आतंकी साथ साथ देखे गए हैं दोस्तों, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो क्लियरली बयां कर रहा है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी ये दोनों मिले हुए हैं। और अब 10 मई को जश्न मनाने की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि लश्कर ने सरेआम माना कि भारतीय सेना ने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को मार गिराया था, जिनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा ने पहली बार कबूला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने उसके आतंकवादियों को मार गिराया था। लश्कर तैयबा ने यह कबूलनामा कोई छिपकर या किसी बड़े नेता के बयानों के जरिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर किया है। इन पोस्टरों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों का बाकायदा फोटो लगाया गया है। ये पोस्टर पाकिस्तान में आतंकवाद के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले पंजाब सूबे में रोड पर लगाया गया है दोस्तों, जो आप सामने देख पा रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं मिलकर फिर एक बार भारत को लेकर कोई नई साजिश रचने वाले हैं और इसीलिए ये लगातार बरसी पर मीटअप करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वैसे भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों की मौत हुई थी तो आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान की सेना भी
पहुंची थी वो तस्वीर आपने देखी होगी। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अब जिस प्रकार के हालात हैं, आतंकवादी और सेना मिले हुए हैं, अब उन चीजों को लेकर भी इमेज क्लियर होती जा रही है। दोस्तों, आप इस पर जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार पाकिस्तान ने कोई भी जुर्रत की तो ऑपरेशन 2.0 के तहत पूरे पाकिस्तान को ही नस्त नाबूद कर दिया जाएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सामने लाइक का बटन है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में चीनी कंपनियों की हुई एंट्री। चीनी कंपनियों को तेल कुओं की ड्रिलिंग का ठेका मिल गया, बढ़ गई भारत की टेंशन। बता दें, बांग्लादेश की सरकार ने देश भर में अलग अलग जगहों पर 3 कुएं खोदने के लिए 2 चीनी कंपनियों को चुन लिया है। इस काम पर 945 करोड़ टका खर्च होंगे। सरकारी खरीद पर बनी कैबिनेट कमेटी ने सोमवार को हुई अपनी 19वीं बैठक में इन अहम ऊर्जा खोज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दिया। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री आमिर खोस्तरू महमूद चौधरी ने की है। इन प्रोजेक्ट का मकसद देश के गैस और तेल के भंडारों को मजबूत बनाना है। ऐसे में बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं है। दोस्तों, 2026 की बदलती राजनीतिक स्थितियों के बीच चीन का बांग्लादेश के अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल होना भारत को सुरक्षा के लिहाज से असहज कर रहा है। खासकर भारत की सीमा के करीब चटगांव में ड्रोन फैक्ट्री बनाने का रक्षा समझौता और तीस्ता नदी परियोजना में चीन का साथ आना भारत के लिए रणनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में चीन की सेंधमारी के रूप में भी देख रहा है। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, इधर बांग्लादेश भारत को दे रहा है झटका, यानी कि भारत की बढ़ा रहा है चिंता चीन को बुलाकर। तो वहीं इधर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर बांग्लादेश को दिया चौंका। बांग्लादेश के माथे पर आया पसीना। आखिर ऐसा क्यों है? कोलकाता में भगवा झंडा फहराते ही ढाका में हलचल क्यों मची, बता दें। इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितनी बेचैनी राज्य में सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में दिखनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता बांग्लादेश में नजर आ रही है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से बांग्लादेश को डर सता रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनती है तो अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसका सीधा असर ढाका पर पड़ेगा। इससे पहले जब एग्जिट पोल सामने आई थी दोस्तों, तो बांग्लादेश की संसद में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी थी। एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने खुलकर कहा था कि बीजेपी की जीत शरणार्थी संकट खड़ा कर सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि लाखों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा सकता है, जिससे माइग्रेंट्स का सैलाब बांग्लादेश में आ सकता है। अब ऐसे में उनका यह बयान साफ साफ दिखाता है कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं बल्कि क्षेत्रीय असर वाला मामला बन चुका है। जबकि बीजेपी ने पहले ही अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह दिया था, अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि घुसपैठियों की पहचान, वोटर लिस्ट से नाम हटाना और वापस भेजना उनकी नीति में है। इसके साथ ही सीमा पर फेंसिंग तेज करना, अवैध अतिक्रमण हटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का भी वादा किया है। अब यही वजह है कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि अगर ये वादे जमीन पर लागू हुए तो बड़ी संख्या में भारत अवैध घुसपैठियों को वापस भेज सकता है, जिससे कि घुसपैठियों का सैलाब बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि बांग्लादेश के माथे पर सोच सोच कर पसीना आ रहा है। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश के मीडिया की, तो बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद बांग्लादेशी मीडिया कह रही है, टाइटल चला रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि भारतीय गणतंत्र का भविष्य भी संकट में है। बांग्लादेश की मीडिया कह रही है कि इस बार का बंगाल चुनाव 2 चीजों से याद किया जाएगा, 2 कारणों से याद किया जाएगा। पहला, मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। और दूसरा, चुनाव को हिंसा मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती, यानी कि कुल मिलाकर बांग्लादेश में बीजेपी की जीत पर तंज कसा जा रहा है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों बांग्लादेशी मीडिया को? वहीं बता दें, विदेशी मीडिया, जगह जगह के मीडिया इस पर क्या कह रहे हैं। तो अगर बात करें ब्रिटेन के रॉयटर्स की, तो उसने टाइटल लिखा है कि भाजपा की जीत कई मायनों में अहम है, बहुत जरूरी है। वहीं अगर बात करें ब्रिटेन की BBC खबर की, तो उसने टाइटल दिया है कि मोदी की बीजेपी ने भारत के सबसे कठिन राजनीतिक गढ़ों में से एक बंगाल पर फतेह हासिल कर ली। वहीं अगर बात करें जर्मनी के DW की, तो उसने टाइटल दिया है कि नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत का दावा किया। वहीं अगर तुर्की के TRT वर्ल्ड की बात करें, तो उसने टाइटल दिया है कि भारत के प्रमुख राज्यों के चुनावों में मतगणना ऐसे समय हो रही है जब मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर विवाद बना हुआ है। यानी कि दोस्तों तुर्की भी कहीं ना कहीं तंज कस रहा है। बाकी अन्य मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मोदी के पार्टी की जीत की सराहना कर रहा है, जबकि बांग्लादेश और कुछ मुस्लिम देश की मीडिया इस पर तंज कस रहे हैं। दोस्तों तो ये हाल है वर्ल्ड मीडिया की इस पर। तो वहीं आपको बता दें, अचानक से ईरान ने UAE पर कर दिया ड्रोन अटैक। फुजैरा के तेल डिपो में लगी आग, जिसमें 3 भारतीय भी हो गए घायल। बता दें सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर,
संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में सोमवार को हुए ईरानी ड्रोन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। ईरान ने यह ड्रोन हमला फुजैरा तेल उद्योग क्षेत्र को निशाना बनाकर किया था। ड्रोन हमले के कारण औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम अभी जारी है। यूएई की आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा ईरान ने यूएई की बंदरगाह के पास एक तेल टैंकर पर भी हमला किया, जिससे उस पर आग लग गई। एक बयान में फुजैरा मीडिया कार्यालय में कहा कि तीनों लोगों को मध्यम चोटें आई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यालय ने आगे कहा कि जैसे जैसे नई जानकारी उपलब्ध होगी उसे साझा किया जाएगा। इस घटना के मद्देनजर यूएई में भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क साधा है। दूतावास ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि आज फुजैरा में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ईरान ने देश के विभिन्न हिस्सों में 4 मिसाइलें दागी थी। इनमें से 3 को देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में रोका गया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिर गई। मंत्रालय ने जनता से आग्रह किया है कि जब तक चेतावनी संदेश जारी किए जाएं तो सभी सार्वजनिक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें। वहीं रशिया से चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। क्या रशिया में न्यूक्लियर लीक हो गया है? पूरी दुनिया में फैला पैनिक। जापोरिजिया में हुआ क्या है स्थिति, बता दे क्या है खबर। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां पूरी दुनिया की सांसें अटक गई है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया पर हुए ताजा ड्रोन हमले ने न्यूक्लियर लीक की आहट दे दी है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर उस लैब को निशाना बनाया है जो रेडिएशन पर नजर रखती है। इस हमले के बाद मॉस्को के तेवर बेहद सख्त हैं और पुतिन का जवाब कितना घातक होगा, इसको लेकर पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया है। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रविवार को यूक्रेनी सेना ने एक आत्मघाती ड्रोन के जरिए जापोरिजिया प्लांट की बाहरी विकिरण निगरानी प्रयोगशाला ECRL को निशाना बनाया। जापोरिजिया दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। अगर यहाँ कोई बड़ा धमाका या लीक होता है तो इसका असर केवल रशिया या यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेडियो एक्टिव बादल पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। वहीं रशिया इसको अपने लिए चुनौती के रूप में देख रहा है। दोस्तों, ऐसे में इस हमले का जवाब में पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर और भी भीषण हमले तेज कर सकता है, जिससे तनाव चरम पर पहुंच सकता है। वहीं बता दें, 3 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे वियतनामी राष्ट्रपति। दिल्ली से नहीं, बिहार के इस शहर से शुरू करेंगे दौरा, बता दें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन के लिए भारत का दौरा करेंगे। ये दौरा 5 से 7 मई तक होगा। ये दौरा वे बोध गया से शुरू करेंगे और फिर दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से इसको लेकर सूचना जारी की है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति लाम 5 मई को सुबह 11:10 पर यानी आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3:20 पर एयरफोर्स स्टेशन पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इसके बाद राजधानी दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोस्तों, अगले दिन 6 मई यानी कल सुबह 9 बजे उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। दिन के प्रमुख कार्यक्रम में 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी बैठक शामिल है। इसके बाद समझौतों यानी MOUs का आदान प्रदान होगा। इसके बाद संयुक्त प्रेस कर इसकी जानकारी साझा की जाएगी। वहीं आपको बता दें, चीन में क्यों उतर रहे अमेरिकी सेना के विमान? ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का क्या है प्लान? दोस्तों, बीजिंग में 2 अमेरिकी मिलिट्री कार्गो विमानों को उतरते हुए देखा गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 14 से 15 मई को चीन का दौरा करेंगे। चीनी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। इनमें C-17 यूएस एयरफोर्स के भारी भरकम विमान देखने लगे हैं। इनके वर्टिकल स्टेबलाइजर पर 088-204 और 055-140 टेल वे ये दौरा पहले करने जा रहे थे, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण पहले ही एक बार ये बात टल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यात्रा से पहले एक एडवांस टीम पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी करती है। राष्ट्रपति खास विमान एयरफोर्स 1 से यात्रा करते हैं, जो एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है जिसमें हाईटेक कम्युनिकेशन और सुरक्षा सिस्टम होते हैं। उनके साथ एक हाई सिक्योरिटी काफिला चलता है जिसमें उनकी बुलेट प्रूफ कार द बीस्ट शामिल होती है। राष्ट्रपति के साथ हमेशा न्यूक्लियर फुटबॉल नाम का एक ब्रीफकेस रहता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर परमाणु हमला किया जा सकता है। ये ब्रीफकेस एक ट्रेंड सैन्य अधिकारी के पास रहता है। इससे राष्ट्रपति किसी भी समय कहीं से भी फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास एक सीक्रेट कोड भी होता है। इससे उनकी पहचान और आदेश की पुष्टि होती है। राष्ट्रपति हर समय दुनिया भर के नेताओं और सेना से जुड़े रहते हैं, चाहे वे यात्रा में ही क्यों ना हो। यानी कि दोस्तों, चीन जा रहे हैं ट्रंप, इसीलिए उनसे पहले अमेरिकी सेना के विमान चीन में उतरते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जब बात ट्रंप की है तो एक और जानकारी की बात कर लेते हैं।
ट्रम्प की लोकप्रियता में भारी गिरावट की खबर सामने आ रही है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि मात्र 37% लोग ही ट्रम्प के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रम्प को लगा बहुत बड़ा झटका। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की समग्र लोकप्रियता घटकर 37% रह गई है और 66% अमेरिकी नागरिक उनकी आर्थिक नीतियों से संतुष्ट नहीं है। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। अमेरिका में राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के बीच में नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनावों से पहले इस सर्वेक्षण को काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकी ईरान युद्ध के खिलाफ हैं। वे इस युद्ध को अमेरिकी हितों के खिलाफ मान रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज, एप्सोस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक आव्रजन के मुद्दे पर ट्रंप को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिला है। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर उनकी नीतियों के 45% लोगों ने मंजूरी दी, जबकि 54% लोगों ने इस पर असहमति जताई। वहीं अगर बात करें ईरान युद्ध पर ट्रंप के समर्थन की अमेरिकियों के साथ की, तो मात्र 33% अमेरिकी ही ट्रंप के साथ जो दिखाई दिए। उसके अलावा किसी ने भी ट्रंप का समर्थन नहीं किया और सबने कहा कि ईरान पर बेफिजूल का अटैक कर रहा है अमेरिका, इससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो ये है कारण ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट की। 66% लोग दोस्तों नाखुश दिखाई दे रहे हैं ट्रंप से। अगर आप भी मानते हैं कि 66% लोगों की जो नाखुशी है वो वाकई में जायज है, तो अपनी राय दीजिएगा। और सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक इस लाइक के बटन को नहीं दबाया है तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जमैका की राजधानी किंगस्टन में प्रधानमंत्री एंड्रयू होनजेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुभकामनाएं भी उन तक पहुंचाई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत जमैका संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। खास तौर पर राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। जयशंकर जी ने जमैका के प्रधानमंत्री की इस प्रतिबद्धता की सराहना की कि दोनों देशों के रिश्तों को और गहराई देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका के बीच सहयोग के नए आयाम खुल रहे हैं। वहीं दोस्तों, बीजिंग पहुंचे चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम दोराईस्वामी क्यों हो गए वेई जियामेंग, बता दें। विक्रम दोराईस्वामी को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी संभालने के लिए वो बीजिंग पहुंचे हैं। उनकी यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी है। उनके अनुभव और कूटनीतिक कौशल से द्विपक्षीय रिश्तों में नई गति आ सकती है। चीन पहुंचे दोराईस्वामी ने चीन में अपने लिए एक स्थानीय उपनाम भी चुन लिया है और वो उपनाम है वेई जियामेंग। इस बात की जानकारी भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जू युंग ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बताया कि चीन में भारत के राजदूत नामित विक्रम दोराईस्वामी बीजिंग पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना निकनेम भी रख लिया। तो वहीं दोस्तों, श्रीलंका पहुंचा भारतीय आईएनएस सिंधु केसरी। कोलंबो में हुआ शानदार स्वागत। जी हां, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधु केसरी एक दौरे के तहत कोलंबो बंदरगाह पहुंच गई है। श्रीलंका की नौसेना ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, श्रीलंका की नौसेना ने रविवार को भारतीय पनडुब्बी के आगमन पर पूरे नौसैनिक परंपराओं के साथ उसका स्वागत किया। पनडुब्बी के चालक दल के श्रीलंका की नौसेना द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है, जिसमें देश के कई पर्यटन स्थलों की यात्रा भी शामिल है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी एक दौरे पर कोलंबो के बंदरगाह पहुंची और श्रीलंका की नौसेना ने उसका पूरे नौसैनिक सम्मान के साथ स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने बढ़ाई सिक्योरिटी। अपने ही सुप्रीम लीडर पर क्यों नाराज है तालिबान? दरअसल अफगानिस्तान में इस समय बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है, तो वहीं तालिबान अपने ही सुप्रीम लीडर के बयानों से नाराज चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तनाव देखा गया था। अब इसी बीच तालिबान ने पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों स्पिन बोल्डक, शोरबाग और रेगिस्तान में सैकड़ों लड़ाके और दर्जनों सैन्य वाहन तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में पाकिस्तान की ओर से इन इलाकों पर हमले किए गए थे। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने सूत्रों के अनुसार बताया कि तालिबान ने इन सीमावर्ती जिलों में नए चेक पोस्ट भी बना दिए हैं और वहां भारी संख्या में लड़ाकों को तैनात किया गया है। वहीं हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अंखुरजादा ने कहा था कि हमारा जो फैसला होता है वो अल्लाह और पैगंबर के आदेश के जैसा होता है, जो कि तालिबानियों को मानना चाहिए, अफगानिस्तान के लोगों को मानना चाहिए। जिसके बाद तालिबान के ही लोग भड़के हुए हैं अपने सुप्रीम लीडर से। तो वहीं अब बात कर लेते दोस्तों, अब तक क्या हुआ चुनाव को लेकर। पहली बार बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद इस अंदाज में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हालांकि इस जीत में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की रही और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी का अंदाज भी खास नजर आया। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की एंट्री केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संदेश से भी जुड़ी थी। बीजेपी मुख्यालय में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी जी का लुक चर्चा में बन गया। उन्होंने ऑफ व्हाइट बेस और लाल बॉर्डर वाले पारंपरिक धोती कुर्ता के साथ गमछा डाले एक मजबूत विजुअल मैसेज दिया। ये परिधान बंगाल की सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा है और खास तौर पर दुर्गा पूजा जैसे अवसरों पर पहना जाता है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि सीधा सीधा बंगाल को साधने का प्रयास था प्रधानमंत्री मोदी जी का। वहीं मुख्यालय से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया पहली ही कैबिनेट में होगा सबसे बड़ा फैसला। बंगाल के लिए बीजेपी दिन रात एक कर देगी। पश्चिम बंगाल में मिली बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर बंगाल के लोग खुश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इन चुनावी आदतों में बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए। दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि जिन जिन योजनाओं पर ममता बनर्जी ने लगाया था ब्रेक, उनको हरी झंडी मिलेगी। साथ में पश्चिम बंगाल में धड़ाधड़ 7 केंद्र की योजनाएं लागू होने वाली हैं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना, पीएम श्री स्कूल योजना जिसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पूरे देश में पीएम की श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। तीसरा है पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये मछुआरों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजना है। चौथा है पीएम आवास योजना। पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के तहत भी कई बार फंड रोकने और अनियमितताओं के आरोपों के चलते काम प्रभावित हुआ। वहीं पांचवा पीएम फसल बीमा योजना। छठा है चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, जिसमें केंद्र सरकार उत्तर बंगाल के बागान श्रमिकों के लिए चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना चलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया था। सातवां और अंतिम है पीएम विश्वकर्मा योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी राज्य में लागू होने नहीं दिया। यह योजना केंद्र सरकार ने शिल्पकारों के कल्याण के लिए चलाई थी। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे हरी झंडी मिल सकती है। ये 7 बड़ी योजना है दोस्तों जो बीजेपी की सरकार में आते ही बंगाल में लागू कर दी जाएंगी। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना क्या है, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट में लिखकर बताइएगा। वहीं आपको बता दें भवानीपुर में भी सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीते शाम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा के अंतर से हरा डाला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर के बाहर भी कल तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। शाम में जब ममता बनर्जी वहां पहुंची, उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत के आरोप लगाए। इस सीट पर कई राउंड तक ममता और शुभेंदु के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। वहीं भवानीपुर से ममता बनर्जी की हार पर अमित शाह जी ने निशाना साधा। अमित शाह जी ने कहा कि अराजक शासक का यही हश्र होना चाहिए था। दोस्तों अमित शाह जी ने 12 साल पहले कोलकाता के धर्मतला में एक रैली में ममता बनर्जी के उस सवाल का जिक्र किया था जिसमें ममता बनर्जी ने पूछा था कि अमित शाह कौन है। उनका जवाब सरल था, लेकिन उन्होंने टीएमसी को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं अमित शाह हूँ, बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और मैं यहाँ बंगाल की धरती से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने आया हूँ। यानी कि दोस्तों 12 साल पहले किया हुए उस वादे को अमित शाह ने 12 साल बाद पूरा किया, लेकिन पूरा कर ही दिया। जी हां दोस्तों, वहीं जब अपनी हार देखी ममता बनर्जी ने तो लगाने लगी गंभीर आरोप, कहने लगी मुझे पीटा गया, लूट लिए 100 सीट। बीजेपी पर लगाने लगी गंभीर आरोप। दोस्तों उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को देख सकते हैं। उन्होंने मुझे धक्का मारा। सीआरपीएफ के ठीक सामने उन्होंने हर जगह गुंडे लगाए हैं। मैं उम्मीदवार हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो दानव की पार्टी है, उसने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली और धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कमीशन है। मैंने सीईओ मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जीत है? ये एक अनैतिक जीत है। नैतिक जीत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्स, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। ये लूट और सिर्फ लूट है। हम वापसी करेंगे। यानी कि दोस्तों अपनी हार से, अपनी पार्टी के हार से बौखलाते हुए ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, अमित शाह जी पर गंभीर आरोप लगाने लगी। उनके बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? लेकिन वहीं आपको बता दें भवानीपुर सीट हारने के जस्ट बाद राहुल
गांधी ने ममता बनर्जी को मिला दिया फोन। राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं के साथ चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा की। जहां दूसरे नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन थे, वहीं हुमायूं कबीर ने नवादा और रेजीनगर सीट पर जीत की दर्ज। टीएमसी से अलग होकर बनाई थी नई पार्टी। दोस्तों, आम जनता उन्नयन पार्टी बोले तो एजेयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नवादा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। कबीर को दिसंबर में बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने के प्रस्ताव के कारण तृणमूल से निलंबित कर दिया गया था। कबीर ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी भाजपा के राणा मंडल को 27,943 वोटों से हराकर नवादा सीट पर जीत दर्ज की। वहीं अब बात कर लेते महत्वपूर्ण जानकारी की। जहां बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत तो चुकी है, तो अब असली सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कौन होगा बीजेपी की तरफ से बंगाल का नया सीएम। रेस में शुभेंदु अधिकारी समेत कौन कौन से वो 5 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं, तो आपको बता दें। दरअसल बीजेपी आमतौर पर राज्य चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है। पार्टी के लिए बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 20 से ज्यादा रैलियां की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी दावा किया था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री मांसाहारी होगा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को सबसे आगे रखा था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। फिलहाल दिल्ली के अलावा किसी भी राज्य में बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी अपनी महिला समर्थक छवि को और मजबूत करने के लिए बंगाल में महिला सीएम पर दांव खेल सकती है। मुख्यमंत्री की रेस में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अगर महिला वाली बात को अलग करें तो शुभेंदु अधिकारी टॉप पर चल रहे हैं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के टॉप दावेदारों में से एक है। वहीं दूसरे नंबर पर दिलीप घोष भी हैं। उसके बाद समीक भट्टाचार्य, उसके बाद अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नाम हैं जो हमने आपको सीरीज में बताए हैं, टॉप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करके। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किसको बंगाल का सीएम बना दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या महिला होगी सीएम या फिर पुरुष में से इनमें से कोई नाम होगा? जो भी आपको लगता हो भर भर के कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट का हमको रहेगा इंतजार, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।